गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का इतिहास का 9वां लेसन औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ये लेसन शुरू किया था फर्स्ट लेक्चर में कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों आई और उसके बाद यूरोप और उसके बाद सारे विश्व में फैली। ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई। उन कारणों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद आज हम आगे बात करते हैं कपास की कताई और बुनाई का औद्योगिक क्रांति में क्या रोल था। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करता रहा, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास का आयात करना शुरू कर दिया, जिसकी इंग्लैंड में आने पर कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वालों, अधिकतर स्त्रियां, की जरूरत पड़ती थी। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काटकर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह खत्म करने में सफलता मिल गई। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगरों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्री यानी कारखानों में चला गया। यही औद्योगिक क्रांति का एक संकेत था। जो काम घरों में होता था वो काम अब फैक्ट्रियों में या कारखानों में होने लगा। उसके बाद इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि वो बुनाई की और कताई की जो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, उन मशीनों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में दिखाई देती थी। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात कर दिया जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि इन उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हीं उपनिवेशों के बाज़ारों में बेचा जा सके। इसके बाद भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ। जब ये पता चला कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। द्रव चालित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहा था, लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों, मौसमों, जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप से ही किया जाता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूप में प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप का एक इंजन जिसका आविष्कार 1712 में थॉमस न्यूकामैन ने द्वारा किया गया, इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में होता था, लेकिन जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला, वाट ने ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्तिशाली मशीनों का ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू वाल्टन की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इससे फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन की द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि भाप की जो शक्ति है उसके इंजन से किस प्रकार औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला।
इसके बाद आती है नहरें और रेलें। प्रारंभ में कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए नहरें बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयले को उसका परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्च भी बहुत अधिक आता था। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल, चैनल, मर्सी और हवर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों को खींचने लगे। रेलवे के आविष्कार के साथ साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेवल यानी फुफराने वाला दानव कहते थे। ये इंजन ट्रकों को कार्नवाल से उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता जहाँ रिचर्ड काम करता। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। तो इस तरह से नहरों का स्थान रेल मार्ग ने ले लिया और किस प्रकार से रेल मार्ग से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। इंग्लैंड में परिवर्तित जीवन, कैसे जीवन बदल गया औद्योगिकरण से ब्रिटेन वासियों का, उसके बाद यूरोप वासियों का। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। इस प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में इस आशा से पूंजी निवेश किया था इससे उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हो गई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इससे परिवार टूटने लगे, पुराने पते बदल गए और लोगों की नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। वहाँ रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जीवन जो बदला उससे मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ भी सामने आई। एक मजदूर जो उस समय कारखानों में काम करता था, उस मजदूर की कैसी दशा थी। 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। बर्मिंघम में ये 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक शहर गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी आयु में मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहर की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं बल्कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों से होती थी। मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा, आंत्रस्रोत और वायु प्रदूषण जैसे क्षय रोग से होती थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि औद्योगिक क्रांति का एक तरफ
हमें जो फ़ायदा हो रहा था, दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति से मज़दूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस तरह से इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़े? औद्योगिक क्रांति का एक ऐसा समय था जब औरतों के काम करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण बच्चों के गरीब जो लोग थे, ग्रामीण गरीब लोग थे, उनके बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम करते थे, जो समय दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गाँव में औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल पाता था, जिससे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी इस काम में धकेलना पड़ा। जो जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनको मजदूरी कम दी जाती थी और दूसरा वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। यानी कि उनको दबाकर उनसे अधिक काम लिया जाता था, उनको मजदूरी कम दी जाती थी। इस तरह महिलाओं और बच्चों की जो दशा थी वो औद्योगिकरण के युग में काफ़ी खराब हो गई। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूर में से लगभग आधों ने तो वहाँ 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम उम्र में, कम आयु में काम करना शुरू कर दिया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ, उससे कहीं ज़्यादा हानि काम को अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शैशव अवस्था में मर जाते थे और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। तो ये हमने देखा कि किस तरह ये दुष्प्रभाव पड़ा महिलाओं और बच्चों पर। इसके साथ साथ इसके खिलाफ विरोध आंदोलन भी हुए। ये विरोध आंदोलन क्या थे? क्योंकि जब महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको मजदूरी कम दी जाती थी, ज़्यादा घंटे काम कराया जाता था, तो उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुए। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का जो समय था, वही समय था जब फ्रांसीसी क्रांति द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने दिखा दिया था कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। इससे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों का काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ अरसे से एक लंबा युद्ध चला। 1792 से 1815 तक इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद जो ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वां अधिनियम पारित किए, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से भी अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। जैसे जैसे ये कानून बनते गए, लोगों में सरकार के खिलाफ भी रोष बढ़ता चला गया। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के दशक में पूरे देश में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था। इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन और उनका स्तर निर्भर करता था।
परेशानी का एक कारण और भी था, जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े बड़े फार्म में मिला दिए गए। इस तरह से जो छोटे किसान थे वो मरते गए और छोटे किसानों पर अत्याचार होते चले गए, और इस प्रकार ये छोटे किसान सरकार के खिलाफ होते चले गए। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुड ने के नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक अन्य आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ बनाने के अधिकार की भी मांग करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उसके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानूनी तरीका। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो औद्योगिकरण बढ़ रहा था इंग्लैंड में, और औद्योगिकरण के कारण जो नई नई समस्याएं पैदा हो रही थी महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, और उनके हितों को किस प्रकार से दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था। तो ये सब औद्योगिकरण की देन थी। लेकिन जब औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ती गई, मशीनी युग आता गया, उससे विकास के दरवाजे भी खुलते चले गए।